वह लड़का एक चौकोर लाल पत्थर के पास बैठ गया। उसने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई और छीनी हथौड़ा उठाकर अपने काम में जुट गया। हथौड़े के वार से पत्थर पर जो कटाव उभरता, उससे पत्थर की गिरजें छितरा जाती और वह आंखें सिकोड़ लेता। साथ साथ धीमी आवाज में वह कुछ गुनगुनाने भी लगता। उसके चारों ओर दूसरे संगतराश भी अपने अपने काम में डूबे हुए थे। केशव 10 साल का था और अभी अपना काम सीख ही रहा था। पिता के एक बार करके दिखा देने पर वह सीधी लकीरों वाले और घुमावदार डिज़ाइन उकेर सकता था। अब तक उसने नक्काशी का जो भी काम किया था, उनमें से इन घंटियों को बनाना ही सबसे ज़्यादा मुश्किल था। केशव जानता था कि एक दिन तो ऐसा जरूर आएगा जब वह बहुत बारीक जालियां, महीन नफीस बेल बूटे, कमल के फूल, लहराते हुए सांप और इठलाकर चलते हुए घोड़े, ये सब पत्थर पर उकेर पाएगा, ठीक उसी तरह जैसे उसके पिता बनाते हैं। कई साल पहले, जब वह पैदा भी नहीं हुआ था, उसके माता पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे। बादशाह अकबर उस वक्त आगरा का किला बनवा रहे थे और केशव के पिता को यही काम मिल गया। केशव का जन्म आगरा में ही हुआ था। उसे गुजरात की पुश्तैनी गांव जाने का तो कभी मौका ही नहीं मिला। आगरे के गलियां और अब सिकरी, बस यही उसका घर था। चारों ओर हो रही छेनी हथौड़ों की ठक ठक खड़खड़ के बीच केशव को किसी के कदमों की आहट भी न सुनाई पड़ी। माशा अल्लाह, ये घंटियाँ कितनी सुंदर हैं। तुमने खुद बनाई हैं? बेशक, मैंने ही ये घंटियाँ बनाई हैं। क्या मैं आपको पत्थरों पर नक्काशी करता नजर नहीं आ रहा? देखते नहीं, मैं ही पत्थर को तराश रहा हूँ। दिखता तो है, पर तुम इतने छोटे लगते हो ना। मैं 10 साल का हूँ। 10? अच्छा, तब तो काफी बड़े हो। मैंने भी 13 साल की उम्र में लड़ाई में हिस्सा लिया था। अब केशव उस आदमी को अच्छी तरह से देख पा रहा था। उसकी उम्र रही होगी 30 से ऊपर, कद मझोला सा। वह सफेद अंगोछा और पजामा पहने हुए था। उसके लंबे बाल गहरे लाल रंग की पगड़ी में अच्छी तरह से ढके हुए थे। लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। केशव ने उस आदमी के गले में पड़ी बड़े बड़े मोतियों की माला और उंगलियों की अंगूठियों को देखकर हुए सोचा, हाँ, तीखी नाक, बड़ी बड़ी आंखें, होठों को ढकते हुए नीचे की तरफ आती घनी मूछें,
केशव उस आदमी के व्यक्तित्व का मुआयना कर ही रहा था कि तभी उस आदमी की एक नक्काशी की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस लड़ी में अभी काफी काम बाकी है। इससे पहले कि केशव कोई जवाब देता, हुजूर माफ करें, मुझे आपके आने का पता ही नहीं चला। हाफते हाफते उसने कहा, बेवकूफ खड़ा हो, हुजूर आला के सामने बैठने की जरूरत कैसे की तूने? झुककर सलाम कर। अब केशव का माथा ठनका। उसे कुछ समझ आ रहा था। बाद वह वासी में छेनी हाथ से छूटकर नीचे गिरी और वह जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। अरे, कहीं ये बादशाह अकबर तो नहीं? ये ख्याल आते ही उसने झुककर सलाम किया और खरगोश की सी कतार नजरों से अकबर को देखने लगा। कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो सिपाही। पहरेदार तो चला गया, मगर केशव असमंजस में पड़ गया कि उसे क्या करना चाहिए। वापस अपना नक्काशी का काम शुरू करे या बादशाह के हुक्म के इंतजार में खड़ा रहे। तुम्हारा नाम क्या है? केशव। केशव, क्या तुम मुझे नक्काशी करना सिखाओगे? उलझन में पड़े केशव ने तुरंत सिर हिला दिया। तब तो तुम्हें मेरे लिए हथौड़ी और छीनी का भी इंतजाम करना होगा। केशव फुर्ती से अपने पिता के पास भाग गया और उनका छीनी हथौड़ा उठाकर उल्टे पांव लौट आया। ठीक है, अब बताओ कि मुझे क्या करना है। हुजूर, क्या आप ये सब करेंगे? क्यों नहीं? मुझे तो विश्वास है कि मैं ये सीख ही लूँगा। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। केशव सकपलक गया। दरअसल मैं कहना चाहता था कि आप इतने बड़े बादशाह हैं, ये ठीक नहीं लगता। अकबर हंस के बोले, अच्छा, लेकिन पिछले हफ्ते तो मैंने मिट्टी से भरी डलिया ढोने में किसी की मदद की थी। क्या यह काम उससे भी ज़्यादा मुश्किल है? नहीं। अच्छा, ये हथौड़ी पकड़िए। देखिए, सिर्फ इन्हीं लकीरों को बहुत ध्यान से तराशना है। अकबर ने पत्थर पर छेनी रखी और जोर से हथौड़े को से वार किया, जिससे कटाव ज्यादा गहरा हो गया। अरे नहीं, हथौड़े को आहिस्ता से मारना है, ऐसे। और हाँ, अपनी आंखें थोड़ी मीच कर रखें, वरना कीचे उड़कर आंखों में चली जाएंगी। जी हुजूर। एक अनाड़ी से यास्त्रक पर अपने कान की धाक जमाने में उसे मजा आ रहा था। केशव, देखना, एक दिन तुम बड़े फनकार बनोगे। हो सकता है कि एक दिन तुम मेरे कारखाने में काम करो। कारखाना? कैसा कारखाना? बस एक बार ये महल तैयार हो जाए और लोग आगरा के से आकर यहाँ रहने लगे, तब मैं एक कारखाना बनवाऊंगा। इन कारखानों में मेरी सल्तनत से सबसे बढ़िया फनकार
और शिल्पकार काम करेंगे। यहाँ बहुत सारे लोग आएंगे। चित्र बनाने वाले कलाकार, गलीचों के बुनकर, संगतराश, पत्थर और लकड़ी पर नक्काशी करने वाले शिल्पकार सभी वहाँ काम करेंगे। वह मुस्कुराते हुए बोला, मैं वहाँ ज़रूर काम करना चाहूँगा। अकबर उठ खड़े हुए। जाते हुए बड़े प्यार से केशव का कंधा थपथपाकर और कहा, अच्छा बेटा, अपना काम जरा जारी रखो। हुजूर, क्या आप दोबारा आएंगे? केशव ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। मैं ज़रूर आऊँगा केशव। फिर तो पूरे दिन संगतराशों के बीच केशव की धूम मची रही। वह बार बार बादशाह की हुई अपनी मुलाकात सबसे सुनाता रहा। रात हो चली। केशव बहुत थका हुआ था। वह आंखों में नींद कहाँ थी। वह धीरे से अपने पिता के बिस्तर में घुस गया। पिता ने मुस्कुराकर कहा, तुम तो अब अभी से इतने प्रसिद्ध हो गए हो। बादशाह सलामत ने कहा है कि एक चित्र में बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा। अपने सिर को पिता की बाहों से सहारे टिकाकर केशव धीरे से बोला, हमारे बादशाह बहुत ही नेक इंसान है। सोचकर केशव ने पूछा, बाबा एक बात बताओ, बादशाह के पास आगरा में एक से बढ़कर एक खूबसूरत महल है, फिर वे सिकरी में यहाँ शहर क्यों बनवा रही हैं? कि पिता ने कुछ याद करके हुए बताना शुरू किया। भटकते हाँ बेटा, बादशाह का आगरा बहुत सुंदर शहर है। चिश्ती के पास सिकरी आए। उन्होंने ही बादशाह को बताया कि उनके एक नहीं तीन संतान होगी, शाहजादा सलीम, मुराद और दनीलाल। केशव ने चहकते हुए कहा, बिल्कुल सही। तब बादशाह ने ख्वाजा सलीम चिश्ती की सम्मान में सिकरी में नगर बसाने का फैसला किया था। केशव ने कहा, अच्छा, अब समझा। इसलिए बादशाह अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा है। हाँ, और इसी कारण हम यहाँ एक नए शहर में के लिए पत्थरों को तराश रहे हैं। केशव उम्मीदी आवाज में बोला। पिताजी ने देखा